हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी वन शॉट रिवीजन सीरीज का पहला क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिम्स को पढ़ेंगे। यह चैप्टर बेसिकली बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और रिप्रोडक्शन इन प्लांट और रिप्रोडक्शन इन एनिमल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब टॉपिक ये है कि सबसे पहले आप लोग लाइफ स्पेन पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्शन और उसका टाइप के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें टाइप में आएगा सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट मेथड और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट इवेंट्स होगा। फिर हम लोग जानेंगे एनुअल, बैनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स के बारे में। फिर जानेंगे मोनोसिस एंड डायसिस प्लांट क्या होता है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ है उससे उसका नेचुरल डेथ जो है, इस बीच की ड्यूरेशन को हम लोग उसका लाइफ स्पेन बोलेंगे। अगर ऑर्गेनिज्म का डेथ कोई एक्सीडेंट के कारण हो जा रहा है तो फिर हम लोग बर्थ से लेके उसका डेथ का जो ड्यूरेशन होगा उसको लाइफ स्पेन नहीं बोलेंगे। यानी कि लाइफ एक्सपेंसिव बर्थ से लेकर उसका नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है उसको ही बोलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज का लाइफ स्पेन डिफरेंट डिफरेंट होता है और ये लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज का साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ऑर्गेनिज का साइज से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, एक क्रो है और फिर पैरट है, दोनों का साइज लगभग सेम ही होता है, बट क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर्स है जबकि पैरट का 140 ईयर्स है। सिमिलरली मैंगो और पीपल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैंगो का जो लाइफ स्पेन है वो है लगभग 200 ईयर्स के आसपास होता है और पीपल का लाइफ स्पेन लगभग 2000 ईयर्स से भी प्लस हो जाता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, लाइफ स्पेन मतलब ऑर्गेनिज का जो जीवन काल होता है। अब लाइफ स्पेन जब पूरा ख़त्म हो जाता है तो ऑर्गेनिज की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज की जो स्पेसीज है उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखे, इसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस को डेवलप करना जरूरी है। स्पेसीज का कंटिन्यूटी बने रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है अपने, जो कि उसके सिमिलर ही होता है। हाँ, यानी कि वो अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसलिए जब वो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाए तो इसके उसके डेथ के बावजूद भी अर्थ पे उस ऑर्गेनिज्म की अस्तित्व बना रहे, क्योंकि ये लाइफ स्पेन खत्म होने के बाद तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। और अगर ऑर्गेनिज्म अब नेक्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर तो अर्थ पे उसका अस्तित्व ही सब दिन के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज का मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन का जो कंटिन्यूटी होता है उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है। और फिर रिप्रोडक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू करता है, और ये डिफरेंट मेथड उसका हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर्स भी है उस पर डिपेंड करता है। अब रिप्रोडक्शन के टाइप को देखते हैं। सबसे पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है या कभी कभी सिंगल पेरेंट के थ्रू भी हो जाता है। जैसे कि प्लांट में, अगर प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो इसमें सिंगल फ्लावर में ही दोनों सेक्स होता है, तो इसके थ्रू वो एक प्लांट के थ्रू में ही एक इंडिविजुअल के थ्रू ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है। बट एनिमल में जनरली दो डिफरेंट सेक्स का, दो इंडिविजुअल का जरूरत पड़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और इसमें गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि फॉर्मेशन पहले होता है और फिर उसका फ्यूजन होता ही होता है। दो डिफरेंट टाइप का गेमेट बनता है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। अब चलिए एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है उसके पेरेंट का। और जो उसका और भी डिफरेंट जो ऑफस्प्रिंग, जितना ज़्यादा वो ऑफस्प्रिंग होगा वो सारे ऑफस्प्रिंग अपने में आइडेंटिकल होगा और अपने पेरेंट का भी एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो ये मतलब जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट का जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है पेरेंट से। ऐसे भी दो ऑर्गेनिज्म जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लोन बोलते हैं। क्लोन टर्म इस ऐसे को ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। अब
कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि यूनिसेलुलर में हम लोग का प्रोटिस्ट आता है और मोनेरंस आता है। इसमें होता है क्या कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये इसका मेनली सेल डिवीजन के थ्रू ही हो जाता है। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये बस डिवाइड करता है, अपना सेल डिवीजन का प्रोसेस को करता है और यही उसका दो अलग ऑर्गेनिज को भी बना देता है। यानी कि सेल डिवीजन में इसका मेन ऑर्गेनिज का अस्तित्व खत्म हो जाता है और दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग के रूप में ये प्रोड्यूस कर देता है इसको। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्लेमिडोमोनास है, इसमें इसका स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, हाइड्रा में बर्ड्स होता है और स्पंजेस में गैम्यूल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ इमेज में एनसीईआरटी में दिया हुआ वो आप देख सकते हैं। ये है क्लेमिडोमोनास का, ये पेनिसिलियम हो गया जिसमें कि कोनिडिया होता है इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और फिर हाइड्रा का बर्ड हो गया और स्पंजेस में ये गैम्यूल्स होता है छोटे। अब है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज करता है रिप्रोडक्शन में, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो ये जो डिफरेंट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें पहले आता है बाइनरी या मल्टीपल फिजन। तो इसमें होता है कि जो ये मेथड जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज के थ्रू ही यूज किया जाता है। इसमें होता है कि ऑर्गेनिज का जो सेल है, यूनिसेलुलर सेल है, वो डिवाइड करता है और वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज को प्रोड्यूस कर देता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है। इसमें बाइनरी फिजन में हाँ ये दो अलग अलग इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और टू पार्ट में जो जो डिवाइड हुआ इसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलेंगे और ये बाद में डेवलप होके एक न्यू ऑर्गेनिज बना लेगा। बाइनरी फिजन में तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मल्टीपल फिजन में इसमें मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता है, बहुत सारा छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा और ये छोटे छोटे जो पार्ट है ये बाद में डेवलप करके एक अच्छा खासा इंडिविजुअल के रूप में पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है स्पोरुलेशन, जनरली अमीबा करता है। अमीबा स्पोरुलेशन तब करता है जब इसका लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन उसको बोलते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करने के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं हो, उसको हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में होता है क्या कि जो अमीबा है वो अपने जो ये सूडोपोडिया है चारों तरफ उसको वो समेट लेता है और अपने पेरिफेरल वाल में एक हार्ड कवरिंग को प्रोड्यूस कर देता है, हार्ड कवरिंग वाल बना देता है अपने चारों तरफ। इस हार्ड कवरिंग वाल को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। और फिर इस हार्ड कवरिंग वाल के अंदर वो बहुत सारा छोटे छोटे स्पोर बना लेता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्पोर। ओके, स्यूडो स्पोर। और फिर जब बाद में कंडीशन बदलता है, जब इसका सूटेबल कंडीशन आ जाता है, फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो फिर ये अपना सिस्ट यानी कि जो इसका हार्ड कवरिंग वाल होता है इसको ये बर्स्ट करता है और फिर जो स्यूडोस्पोर है इसको ये आगे प्रोड्यूस करता है और फिर ये स्यूडोस्पोर बाद में डेवलप करके ऑफस्प्रिंग को बना लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। और ये जो अमीबा चारों तरफ हार्ड कवरिंग बनाता है सिस्ट का, तो इस प्रोसेस को, ये हार्ड कवरिंग वाल बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन, ओके। इसका एग्जांपल हो गया अमीबा। बाइनरी और मल्टीपल फिजन में एग्जांपल बाइनरी फिजन का होगा अमीबा, इसका आता है और जिसका कि आप लोग यहाँ इमेज भी दे सकते हैं। और मल्टीपल फिजन में इसका एग्जांपल आता है पैरामोशियम, जो कि ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। उसके बाद आता है बर्डिंग। बर्डिंग भी जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। इसका एग्जांपल मेनली है हाइड्रा और ईस्ट। इसमें क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो अपने बॉडी में एक हल्का सा आउटग्रोथ पैदा करता है और ये आउटग्रोथ शुरुआत में तो मतलब मेन बॉडी से अटैच होता है, बट धीरे धीरे डेवलप करके ये मेन बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद ये फुल कुछ कुछ समय बाद डेवलप होके एक न्यू इंडिविजुअल सेम इसके जैसा बना लेगा। तो इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बर्डिंग। बट बर्डिंग में जो है ये अनइक्वल साइज का होगा, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये तो बहुत बड़ा, ये छोटा सा अपना आउटग्रोथ बनाएगा और ये बाद में फिर डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में जो मान चलिए एक बहुत लंबा है ऑर्गेनिज्म है, हाँ, ये किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी भी और कारण ये डिफरेंट पार्ट में कट हो जा रहा है। कट होने के बाद इसका बॉडी डिफरेंट फ्रैगमेंट में टूट जाएगा और फिर ये फ्रैगमेंट जो है इंडिपेंडेंटली
सर्वाइव करने लायक होता है। ये फ्रैगमेंट इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने वाला फ्रैगमेंट फिर धीरे धीरे डेवलप होकर एक अच्छा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। फिर आता है रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में अक्सर क्या होता है कि जो बॉडी है ये अगर मान चलिए कहीं से भी अगर दो पार्ट में कट गया, तो जो एक मान चलिए इसमें ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। इसमें ये कटा हुआ जो पार्ट है वो खुद इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने का इसमें सक्षम नहीं होता है, तो इसलिए बट ये सक्षम होता है कि ये बाकी बचे हुए पार्ट को रीजनरेट कर ले। सिमिलर नीचे वाला पार्ट भी बाकी बचे हुए पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। तो इस तरह से दो अलग अलग न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसका एग्जांपल रीजनरेशन का एग्जांपल हो गया आपका प्लेनेरिया। फ्रेगमेंटेशन में इसका एग्जांपल आता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट में जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही बोलते हैं। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि अगर जो प्लांट है, हाँ सिंपली अगर मान चलिए ये एक प्लांट है, हाँ ये इसका लीफ है, और इसका जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो तो इसका फ्लावर होता है। अगर प्लांट फ्लावर को छोड़ के बाकी किसी भी पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज को, न्यू प्लांट को डेवलप करने में सक्षम होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वो जो पार्ट जिससे वो न्यू ऑर्गेनिज को डेवलप कर पा रहा है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं। कुछ प्लांट का ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वाला पार्ट का इमेज हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पोटैटो का जो है वो बड होता है जिसको कि हम लोग पोटैटो का आई भी बोलते हैं। ये न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने में सक्षम होता है। सिमिलरली गिंगल में जो है वो इसमें भी एक बर्ड होता है और एडवेंसिस से रूट भी आ जाता है इसमें बर्ड में। और फिर ये बर्ड को इतना स्मॉल पार्ट को अगर हम कट करके कहीं भी हम लगा दे तो फिर वो न्यू प्लांट को डेवलप करने में सक्षम होता है। सिमिलरली एगेप में ये स्मॉल आउटग्रोथ हो जाता है इसका बॉडी में जो कि ये न्यू प्लांट को डेवलप कर सकता है। और फिर ब्रायोफाइलम में इसमें क्या होता है कि जो इसका लीफ है तो लीफ का मार्जिन में छोटे छोटे बर्ड हो जाते हैं और ये बर्ड में कुछ एडवेंसिस रूट भी डेवलप हो जाता है। तो फिर जब लीफ ये मेन प्लांट बॉडी से जब ये टूट के नीचे गिरेगा तो इसका ये छोटा छोटा जो प्लांट है वो फिर डेवलप करके न्यू प्लांट बॉडी बना लेता है। और फिर है ये इकॉर्निया जिसको हम लोग वाटर हैसिंथ भी बोलते हैं। इसके बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। इसको हम लोग टेरर और बंगाल भी बोला जाता है इसको। और क्योंकि ये फॉरेन या एग्जॉटिक वैरायटी कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद ये प्लांट है इकॉर्निया का जिसको हम लोग वाटर हैसिंथ भी बोलते हैं। इसके बारे में तो आप लोग सुने भी होंगे। इसको टेरर और बंगाल भी कहा जाता है। ये एक एग्जॉटिक वैरायटी है। एग्जॉटिक वैरायटी मतलब फॉरेन वैरायटी है। इसको फॉरेन से यहाँ लाया गया था क्योंकि इसका जो ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है और इसका जो ये ब्लू कलर का इसमें फ्लावर होता है वो दिखने में काफ़ी अच्छी लगता है। तो इसकी खूबसूरती के कारण इसको फॉरेन से लाया गया था। बट ये और फॉरेन से लाने के बाद इसको पहले बंगाल में लगाया गया था। और जैसे जानते हैं हम लोग कि बंगाल में बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी है। तो फिर ये बंगाल के सारे वाटर बॉडी में बहुत ही जल्दी रैपिडली ग्रोथ करके ये पूरे वाटर बॉडी में फैल गया था जिसके कारण वहाँ जो वाटर बॉडी में जितना फिशेस थे और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि इसके फैलने के कारण ये सारा ऑक्सीजन वाटर का एब्जॉर्ब कर रहा था और ऑक्सीजन बाकी के ऑर्गेनिज्म को मिल नहीं पा रहा था। इसके द्वारा पूरा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेने के कारण वाटर का बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और फिश का डेथ हो गया। और जैसे कि हम लोग जानते हैं बंगाल के जो लोग होते हैं वो उनका मेन फूड है मछली चावल। और फिर बट उनके लिए मछली अवेलेबल नहीं रहा तो उनका खाना में अच्छा खासा डिफ़िकल्टी आ गया था। तो इसलिए हम लोग इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो इसका रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सॉरी मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। ओके, बाकी और कुछ भी प्लांट है जिस ये सारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट अगर आपको याद रहता है तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसका भी कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। इसमें है ऑक्जेलिया जिसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को हम लोग रनर बोलते हैं। सिमिलरली गिंगर का जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है इसको हम लोग स्पेसिफिक नाम दिया वो है राइजोम। बनाना का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को हम लोग शक्कर बोलते हैं। सिमिलरली वाटर हैसेंथ को अभी हम लोग देखे ऑफसेट बोलते हैं।
ऑनियन को का बल्ब होता है, ब्रायोफाइलम का ये लीफ नॉच होता है, एगेव का बल्बिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जैसे कि हम लोग पहले जाने, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसका फ्यूजन होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें अगर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो दो पेरेंट हमेशा ऑपोजिट सेक्स का होगा और फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा और फिर उसके बाद वो इम्ब्रायोजेनेसिस होगा। इसका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट का, क्योंकि इसमें हल्का सा वेरिएशन हो जाता है इस रिप्रोडक्शन में। इस रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशन क्रिएट होता है और फिर वो न्यू जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें वो इनहेरिट हो जाता है। हम्म अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है वो मेनली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज, फिर होता है रिप्रोडक्टिव फेज, फिर आता है सेंसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में वो फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इन एलिजिबल होता है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकता है। इस फेज में ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं और बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं और कुछ साइकिल भी होता है इसमें, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है और नॉन प्राइमेट में जो साइकिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। तो जुवेनाइल फेज जो है वो मेनली रिप्रोडक्टिव फेज से जो पहले वाला फेज है उसको हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इसको हम लोग ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं क्योंकि इस दौरान ऑर्गेनिज्म का मेनली ग्रोथ ही होता है और वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, वो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होता, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ओके। इस दौरान ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा हाई रहता है और कि उसका मेटाबॉलिक जो रिएक्शन उसके बॉडी में होता है वो काफ़ी फास्ट रहता है। फिर आता है इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज जिसके बारे में जान ही लिए। फिर आता है सेनेसेंट फेज, ये है रिप्रोडक्टिव फेज के बाद वाला फेज। इसमें ऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसके बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद ये फेज आता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। हाँ, वो काफ़ी स्लो हो जाती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म है जो ऑर्गेनिज्म का वो काफ़ी स्लो हो जाती है और जो ऑर्गेनिज्म वो ओल्ड होने लगता है। फिर ओल्ड होने के साथ साथ फिर धीरे धीरे वो डेथ हो जाता है उसका। अब हम लोग पहले एनुअल बैनियर एंड पेरेनियल प्लांट के बारे में जान लेते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बाकी इवेंट है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, एनुअल प्लांट वो होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट कर सकता है। अपना वो पूरी लाइफ साइकिल 1 ईयर के अंदर ही कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 1 ईयर के अंदर ही वो ग्रो भी करेगा और फ्लावर फ्रूट देके फिर उसका डेथ भी हो जाएगा। इसमें हम लोग का मेनली जो ग्रेन वाला फूड है, जैसे राइस है वो और वीट है, वो आते हैं। फिर होता है बाइनियर प्लांट। ये प्लांट अपना लाइफ साइकिल 2 ईयर में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि ये जो पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर में ये ग्रो करता है। हाँ, और फिर सेकेंड ईयर में ये रिप्रोड्यूस करता है और फिर फ्रूट प्रोड्यूस करता है और फिर इसके डेथ हो जाती है सेकेंड ईयर के लास्ट तक में। यानी कि वो प्लांट जो कि 2 ईयर तक में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले वो है बाइनियर प्लांट। फिर आता है पेरिनियल प्लांट। इसमें एग्जाम्पल है इसका मैंगो बम्बो। इसमें जो है प्लांट वो अपना लाइफ साइकिल 2 ईयर से भी ज़्यादा में कंप्लीट करता है। ये बहुत भी ज़्यादा हो सकता है, 2 ईयर से बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जैसे कि बम्बू का लाइफ साइकिल 50 ईयर में कंप्लीट होता है। जो बम्बू ट्री होता है वो 50 ईयर बाद सिर्फ एक ही बार ये फ्लावर करता है, फ्रूट देता है और फिर खत्म हो जाता है। एक और अच्छा एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है नीला कुरंजी का। इसका इमेज आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसको साइंटिफिक में हम लोग एस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना बोलते हैं। यह प्लांट 12 साल में एक बार फ्लावर करता है और जब ये फ्लावर करता है तो ये मेनली तमिलनाडु कर्नाटक वाले इलाका में पाया जाता है। ये जब फ्लावर करता है तो वहाँ की पहाड़ी इलाका काफ़ी अच्छी लगने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मोनोसियस
डायसियस एंड हर्मेफ्रोडाइट प्लांट। मोनोसियस प्लांट वो होता है जो जिसमें एक ही प्लांट में दोनों सेक्स का फ्लावर मौजूद हो। जैसे कि मान चलिए ये एक फ्लावर है, ये इसमें दोनों सेक्स, इसमें मेल का भी होना चाहिए और फिर फीमेल भी होना चाहिए। अब इसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन में मान चलिए ऐसा है कि इसमें एक फ्लावर है और इसी फ्लावर में मेल का भी पार्ट मौजूद है और फिर ये अंदर में फीमेल का भी पार्ट मौजूद है। और फिर दूसरे कंडीशन में ये हो सकता है कि ये एक प्लांट है जिसमें कि इसका जो फ्लावर है उसमें एक एक फ्लावर वो सिर्फ मेनली मेल का ही होगा, जिसको कि हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, स्टेमिनेट बोलते हैं। और फिर इसी प्लांट में दूसरा फ्लावर भी होगा जिसमें कि सिर्फ फीमेल वाला पार्ट ही मौजूद होगा, जिसको कि हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, तो इसमें मोनोसिस प्लांट में दो कंडीशन हो जाता है। मोनोसिस प्लांट को हम लोग बायसेक्सुअल प्लांट भी बोल सकते हैं, बायसेक्सुअल प्लांट भी बोल सकते हैं। फिर है डायसियस प्लांट। डायसियस प्लांट, सॉरी, डायसियस प्लांट को हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट। इसमें जो प्लांट है उसमें किसी एक सेक्स का ही फ्लावर होगा, यानी कि वो चाहे मेल का होगा या फीमेल का होगा। यानी कि एक प्लांट में सिर्फ एक ही सेक्स का फ्लावर होगा, वो चाहे स्टिमुलेट हो सकता है या पिस्टिलेट हो सकता है। मोनोसिस का एग्जांपल हो गया आपका कोकोनट, कोकोनट एंड कुकुरबिट। और फिर डायसियस में इसका एग्जांपल आता है पपाया और डेट पाम, डेट पाम। ओके, और फिर है हार्मोफ्रोडाइट प्लांट या हार्मोफ्रोडाइट जो वर्ड है, ये हार्मोफ्रोडाइट ये हम लोग एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं। एनिमल और प्लांट ये दोनों के लिए यूज होता है। एनिमल हेर्माफ्रोडाइट में होता है क्या है कि ये बायसेक्सुअल होता है। इसका हेर्माफ्रोडाइट जो ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब है वो बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा। इसका एग्जांपल में एनिमल में आ गया अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म हो गया, टैपवॉर्म हो गया, लीच इटीसी हो गया। और प्लांट में इसका एग्जांपल तो आप लोग यहाँ देख ही चुके हैं, ये बायसेक्सुअल में जो कि कोकोनट और कोकोरबिट है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट पे आ जाते हैं। इवेंट में इसका दो इवेंट होता है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये इवेंट वो हो जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले हो, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट को हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें गेमेटोजेनेसिस और गेमेट का ट्रांसफ़र होता है। गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें कि गेमेट का फॉर्मेशन होता है और गेमेट हैप्लॉइड होता है। और ये दो टाइप का होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। गेमेट जो दो मेल और फीमेल गेमेट बना वो एक जैसा भी हो सकता है, जिसको हम लोग आइसोगेमस कंडीशन बोलते हैं या आइसोगेमेट बोलते हैं या होमोगेमेट बोलते हैं। और या फिर ये हेट्रोगेमेट भी हो सकता है, जिसमें कि दोनों मेल का एक अलग स्ट्रक्चर होगा और फीमेल का अलग अलग स्ट्रक्चर और शेप होगा। ठीक है। इन diploid organism, a specialized cell called myocyte or gamete mother cell undergo meiosis to produce gamete। जो diploid organism होते हैं, सॉरी, जो diploid organism होता है उसमें जो गेमेट फॉर्मेशन वाला जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मायोसाइट सेल या फिर गेमेट मदर सेल बोल सकते हैं। गेमेट मदर सेल वो मायोसिस करता है और फिर हैप्लॉइड गेमेट बनाता है, हैप्लॉइड गेमेट को प्रोड्यूस करता है। अब गेमेटोजेनेसिस के बाद का प्रोसेस है गेमेट ट्रांसफ़र, यानी कि जो गेमेट बना उसको फिर ट्रांसफ़र भी तो करना है। अब जब गेमेट को ट्रांसफ़र करेंगे तब तो वो फीमेल और मेल जो गेमेट बना है वो आपस में वो मिलेंगे और उसका फ्यूजन होगा। इस गेमेट ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो प्लांट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन प्लांट डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू करता है, जिसको कि हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। और पोलिनेशन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू होता है। गेमेट ट्रांसफ़र जो है वो मेनली वाटर के मीडियम के थ्रू होता है। गेमेट ट्रांसफ़र मेनली वाटर के थ्रू ही होता है। जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है
इसका प्लांट में आ गया एल्गे और फंगस आ गया। ये ऑर्गेनिज्म मेनली गेमेट का ट्रांसफर वाटर के थ्रू कराते हैं। और एनिमल में फ्रॉग है और बहुत सारे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फिश हो गया और बाकी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। इसका जो गेमेट ट्रांसफ़र है वो वाटर के थ्रू होता है, मीडियम इसका वाटर वाटर ही होता है। गेमेट ट्रांसफ़र में दो कंडीशन होती। पहला कंडीशन में ये है कि इसमें जो मेल और फीमेल गेमेट है, ये दोनों गेमेट मोटाइल हो सकते हैं। अगर दोनों मेल और फीमेल दोनों गेमेट मोटाइल होगा तो फिर दोनों का रिलीज एक साथ ही होना चाहिए, यानी कि दोनों का जो रिलीज का प्रोसेस है वो सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। सिंक्रोनाइज मतलब वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। यानी कि अगर हम मेल गेमेट को पहले रिलीज कर लेते हैं और उसके बहुत बाद फीमेल गेमेट को रिलीज करेंगे तो मालूम चला दोनों गेमेट एक साथ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज के द्वारा वो फूड उसका बन जाएगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज का। इसीलिए अगर ये दोनों गेमेट का मोटाइल कंडीशन में दोनों गेमेट रिलीज का जो प्रोसेस होता है उसको सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। फिर दूसरा कंडीशन में आता है कि जिसमें सिर्फ मेल गेमेट ही मोटाइल होता है, फीमेल गेमेट मोटाइल नहीं होता है। इस कंडीशन में सिर्फ मेल गेमेट ही रिलीज होता है और ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा। हालांकि गेमेट मेल गेमेट का रिलीज दोनों प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में ही होता है, लार्ज अमाउंट में ही होता है, और फीमेल का थोड़ी कम अमाउंट में होता है। इस केस में जो है फीमेल जो गेमेट है वो अपने पार्ट में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उसी में वो रहेगा और मेल गेमेट रिलीज होगा और फिर फीमेल गेमेट के पास पहुंचता है और फिर उसके बाद उसका फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फर्टिलाइजेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे अहम प्रोसेस है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आने का अच्छा खासा चांस रहता है। फर्टिलाइजेशन हम लोग प्रोसेस बोलते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल जो गेमेट बना उसका फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या हम इसको सीनगेमी भी बोल सकते हैं, सीनगेमी। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर जायगोट के बाद ये जायगोट फिर डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा और फिर एम्ब्रायो डेवलप करके ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जिसको कि हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, पहला एक्सटर्नल फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कि हम लोग पहले देखे, इस केस में दोनों जो गेमेट होता है वो मोटाइल होता है और दोनों गेमेट एक साथ रिलीज किया जाता है और बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर किसी एक्सटर्नल मीडियम में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। ये एक्सटर्नल मीडियम मेनली वाटर ही होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल मीडियम होता है वो वाटर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो ये है कि इसमें चूंकि ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारा वो गेमेट को, मेल एंड फीमेल गेमेट को अपना भोजन बना ले और इस तरह से वो गेमेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से वो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं हो पाता। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से ज़्यादा अच्छा है, इसको ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। इसमें जो गेमेट का फ्यूजन है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही होता है और इस तरह से ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कंपेयर में। अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट जो है उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। इसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर इमरायोजेनेसिस होता है। जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है, जायगोट ये कनेक्टिंग लिंक इसको हम लोग बोल सकते हैं। किसी भी दो कनेक्टिंग लिंक, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का जो मतलब ऑर्गेनिज्म का जो जनरेशन है, दो जनरेशन, तो दो जनरेशन का इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। इसके बाद का जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, इससे जो जायगोट से जो डेवलप करके ऑर्गेनिज्म बनता है वो नेक्स्ट जनरेशन का ऑर्गेनिज्म होता है। जायगोट का जो ये सेल है ये डिवाइड करता है, ये मैटोटिकली डिवाइड करेगा, मैटोटिक डिवीजन करेगा और फिर वो इम्ब्रायो बनेगा और फिर इम्ब्रायो का जो है वो इम्ब्रायो फर्दर सेल डिवीजन करता है और फिर इसका सेल डिफ्रेंसिएशन भी करता है और सेल डिफ्रेंसिएशन के थ्रू ये डिफरेंट टाइप का ऑर्गेन बनाता है और फिर ऑर्गेन के बाद ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इम्ब्रायो का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, इम्ब्रायो का फर्दर डेवलपमेंट करके जो ये फुल्ली ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्ब्रायोजेनेसिस। इम्ब्रायोजेनेसिस के बाद फुल्ली ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है।
प्लांट में जो है वो प्लांट का में जो ओव्यूल होता है फ्लावर में, ओव्यूल बाद में इमराजेंसिस के बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवेरी जो है वो फ्रूट में हो जाता है कन्वर्ट, और ओवेरी का जो वाल है वो फिर फ्रूट का वाल यानी कि पेरिस्पर्म बना देता है, पेरिस्पर्म। अब ये इमराजेंसिस का जो प्रोसेस है इसको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड के थ्रू करता है। पहला जो मेथड है उसमें हम लोग बोलते हैं ओविपेरस कंडीशन, और ये ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन के बाद एक एग बना लेगा, और ये एग का जो पेरिफेरल वाल है उसको हार्ड कवरिंग जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, हार्ड कार्किलस सेल के थ्रू इसको कवर कर देता है, और फिर अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। और फिर जो बाकी का एमरोजेंसिस का जो प्रोसेस है वो इस एग के अंदर बाहर का सराउंडिंग इन्वायरमेंट में होगा। जबकि विविपेरस कंडीशन में जो है ये इमराजेंसिस प्रोसेस बॉडी के अंदर ही होगा, यानी कि इसमें इमरजेंसीज का पूरा प्रोसेस बॉडी के अंदर ही होगा। तो इस कारण ये ओविपेरस कंडीशन के कंपेयर में ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, और ये ज़्यादा बेस्ट भी हो जाता है। इसमें ऑर्गेनिज डायरेक्ट इंडिविजुअल को बर्थ देता है, जन्म देता है, इंडिविजुअल का इसमें डायरेक्ट बर्थ होता है। बट इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो एग के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है, बाद में एग का बर्स्ट होता है और फिर उससे और न्यू इंडिविजुअल उससे निकलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि रोटीफर्स रोटीफर्स कुछ लिजार्ड होता है, कुछ ही ऐसा लिजार्ड है, और फिर बर्ड है जिसमें कि टर्की बर्ड आता है। अब है पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका कि फीमेल गेमेट जो होता है वो फीमेल गेमेट ही विदाउट फर्टिलाइजेशन एक पूरी होल ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाएगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ये पूरा एक अच्छा खासा ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाता है। अब चूंकि इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो ये हैप्लॉइड ही होगा, ये इसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो हमेशा हैप्लॉइड ही होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि रोटीफर्स आ जाता है, रोटीफर्स बर्ड जिसमें कि टर्की है, और कुछ लिजार्ड है, सम लिजार्ड, और फिर हनी भी आती है। टिश्यू। तो इस तरह से हमारा पार्थेनोजेनेसिस ख़त्म हुआ, और फिर ये चैप्टर भी इसके साथ ख़त्म होता है।